सर पिछले सत्रों में मैं आया हूँ, सुना भी और वीडियोस भी सुनता रहता हूँ। तो सुनने के बाद जैसे वापस जब अपने उस माहौल में जाना, तो जिस तरह से आपको सुना कि वो दिखने लगता है सामने की बनावटी और नकली क्या है, वो अगर आप समझने लगेंगे तो आप देख पाएंगे उसे। तो जब ये दिख मतलब और रहते रहते सब समझ में आता है कि दिखता है कि ये बनावटी है और ये एज ए कंडीशन रहा है, और मैं उसमें बाउंड वैसे पहले भी नहीं हो पा रहा, लेकिन अब तो संभव ही नहीं है बिल्कुल भी मेरे लिए। और मैं बहुत कुछ गिव अप होते रहा, छूटता जा रहा है। तो अब मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है और मेरा मन यहाँ पर लगा रहता है। अब आगे का कुछ मार्गदर्शन करेंगे, समझ नहीं आता। पुराना अगर वाकई छूट रहा होता है तो नए को मजबूर कर देता है आने के लिए। देखते हैं नया आ रहा है कि नहीं। आ रहा होगा तो आपको जल्दी ही खबर करेगा। पुराने से आसक्त मत रहिएगा बस। क्या ये जरूरी है, मतलब पुराने को छोड़ना है? जैसे पहले मैं छुट्टी आता था जब, तो अपनी सभी रिश्तेदारियों में घूमता रहता था, लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ टाइम है वहाँ भी, पर मैं ट्रैकर टास्क कर ही नहीं पा रहा हूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जा रहा है। और दूसरा, क्योंकि अभी दूध पीना छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ पे पीना पड़ रहा है क्योंकि सारी चीज़ों में दूध ही यूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ अब पूरी तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। दूसरा, उनका भाव भी कुछ ऐसा नहीं है कि दुश्मनी का भाव, सभी बहुत प्यार करते हैं, तो उनका तो लेवल ही वो है। तो क्या हमारे लिए उचित है कि उन्हें उस लेवल पे ही छोड़ दें, या फिर मतलब छोड़ दें उन्हें उनसे अलग? तुम सड़क पर चलते हो, कई बार विवशता होती है सड़क पर चलना। तो पहली बात, तुम सड़क पर चलते हो, सड़क पर घर नहीं बना लेते। दूसरी बात, सड़क पर चलते हो तो अपने ऊपर जो धूल गर्द पड़ती है, याद रखते हो कि धूल गर्द पड़ रही है। ऐसे रास्ते पर चलते हो जिस पर कम से कम धूल पड़े, और फिर जब घर पहुंच जाते हो तो नहा भी लेते हो। समझ गए बात को? तो पहली बात तो जो काम शारीरिक भौतिक विवशता में करने पड़े उन्हें कम से कम करो, और अगर कर लो तो फिर स्नान का प्रबंध रखो। भूलो मत कि उनको जितना ज़्यादा कर रहे हो उतने ज़्यादा गंदे हो रहे हो। गंदगी साफ भी करनी पड़ेगी। देखो, अध्यात्म प्रेम सिखाता है। पर दूसरों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन, दूसरों की मदद भी तुम तभी कर पाओगे ना जब पहले खुद किसी काबिल रहोगे, तुम में कुछ ताकत होगी, कुछ स्वास्थ्य होगा। तो दूसरों की मदद करने के लिए भी यही ज़रूरी है कि सबसे पहले तुम अपने ऊपर ध्यान दो। जो रिश्तेदार अभी इस लायक ही नहीं है कि उन्हें कुछ समझाया जा सके, वो तो निश्चित रूप से मदद चाह रहे हैं, उन्हें तो मदद की ज़रूरत है। उनका स्तर तो अभी ऐसा भी नहीं है कि तुम उनसे साफ कह पाओ कि तुम अगर दूध नहीं पीते हो तो क्यों नहीं पीते हो। वो समझेंगे ही नहीं। जो लोग इतने नासमझ हो उन्हें तो मदद चाहिए। अब एक तरफ उन्हें मदद चाहिए, दूसरी तरफ तुम में अभी इतनी मजबूती नहीं है कि तुम उनके सामने अडिग खड़े रह सको।
तो मदद कैसे हो पाएगी? आध्यात्मिक आदमी दुनिया से कट नहीं जाता, वो दुनिया के प्रति करुणा रखता है, दुनिया के प्रति सौहार्द रखता है। लेकिन दोहरा रहा हूं कि दुनिया की मदद तो तब करोगे ना जब अपने में कोई मजबूती होगी। तो अपने में वो मजबूती विकसित हो सके, इसके लिए जरूरी होता है कि दुनिया से थोड़ा सा अलग रह करके जियो। तुम पानी में डूब रहे होते हो तो कोस्ट गार्ड होता है, लाइफ गार्ड होता है, वो तुम्हें बचाता है। वो कहाँ से आता है? पानी के ही भीतर से आता है या बाहर से आता है? बाहर से। तो जो लोग डूब रहे हैं उनकी मदद कर सको, इसके लिए ज़रूरी है ना कि तुम तो पानी के बाहर रहो। तुम भी उसी पानी में अगर छप छप करने लग गए जिसमें पूरी दुनिया कर रही है, तो डूबते हुओं को बचाओगे कैसे? डूबते हुओं को बचाने के लिए तो कोई बाहर से ही आता है ना, फिर छलांग मारता है, फिर उन्हें बचाता है, उन्हें भी बाहर ले आता है। या समुद्र की गहराइयों से कोई उठता है उन्हें बचाने। बोलो, घर जल रहा होता है, उस जलते हुए घर से किसी को बाहर कौन निकालता है? उसी घर में जो दूसरा व्यक्ति है जो जल रहा है, या बाहर से आता है एक अग्निशमन कर्मी होता है, दूर से अपनी वैन लेकर के आता है और फिर आग में कूद जाता है और तुमको बचा ले जाता है। ऐसा ही है ना। या जो जल रहे हैं उनके साथ तुम भी घुस जाओगे जलने को, फिर तो तुम्हें कोई और चाहिए होगा, कोई तीसरा जो तुम दोनों को बचाने आए। तो ये बातें समझना। अध्यात्म का अर्थ रिश्ते नाते तोड़ना नहीं होता, लेकिन अध्यात्म का यह भी मतलब नहीं होता कि डूबते हुए के साथ डूब गए रिश्ते की बात बोल के। अरे मेरा फुफेरा भाई है, वो डूब रहा है तो मैं भी तो साथ में डूबूंगा ना। प्रेम का क्या मतलब है? डूबते के साथ डूब जाओ या डूबने वाले को बचा लो? हाँ, बस ये याद रखना। जिस नाते से आज वो तुम्हें दूध पिला रहे हैं, कल को जहर पिलाएं तो वो लो, पियोगे? तब कैसे मना कर दोगे? तब कैसे मना कर दोगे? क्योंकि तब जान पे खतरा है। अभी जान पे खतरा नहीं है तो इसलिए दूध गटक जाते हो। बढ़िया, वो तो खीर देते होंगे। तो अपने चित्त का हाल भी क्यों नहीं बता रहे? बोल रहे दूध तो हमने इसलिए पी लिया, वो रिश्तेदार लेके आ गए थे, वो ताई की लड़की है ना, दूध लाई थी, बड़ा मीठा था। वही ताई की लड़की जहर लाती तो भी पी जाते? जवाब दो। नहीं, तब तो कहते जान थोड़ी देंगे तारे लिए। तो सीधे क्यों नहीं बताते कि अपने को भी जरा खीर और सेवैयां और लस्सी देख करके मुस्कुराहट देखो अपनी। रिश्तेदारी के नाम पे लोग दारू पी जाते हैं, दूध पी जाते हैं, मांस खा लेते हैं। मैं पूछ रहा हूं रिश्तेदारी के नाम पे जहर क्यों नहीं खाते? तब तो बिल्कुल एकदम नहीं, रिश्तेदारी बिल्कुल झूठी बात है, बुद्ध पुरुषों ने समझाया है, विष नहीं खाएंगे। बात सीधी सी है, जहां देह पर आंच आती है वहां तुम्हारी बुद्धि जग जाती है। नहीं तो फिर क्या बताएं मौसी, वो तो जब यारी दोस्ती में फंस जाता है तो थोड़ा पी लेता है। कोई मिला है आज तक जो यारी दोस्ती में जहर खा गया हो? यारी दोस्ती में क्या खाया आज तक? गांजा ही तो खाया, जहर खाया नहीं खाया। बात अपने स्वार्थ की भी है, समझ रहे हो ना? और इसीलिए फिर डरते भी हो।
स्वार्थी आदमी डरेगा भी। तुम्हें डॉक्टर बता दे कि दूध पियोगे तो 2.5 मिनट के अंदर टैं हो जाओगे, बोलो, तब तो तुरंत बोल दोगे कि दूर रहे, बिल्कुल डॉक्टर ने मना करा है दूध को। अब बहुत बीमारियां होती हैं इसमें दूध वर्जित होता है, तब ये मना कर देगा कि नहीं कर देगा? तब तो तुरंत बता देगा कि दूध पिया तो मर जाऊंगा, तो आप लोग कृपया दूध मेरे सामने न लेके आए। तो शरीर की रक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए तुम दूध मना कर दोगे, रिश्तेदारों को ही मना कर दोगे। पर अब गाय भैंस बकरी, इनके शरीर की कौन परवाह करे? तो उनके शरीर के लिए क्यों मना करें रिश्तेदारों को, क्यों उनसे दुश्मनी मोल लें? फिर बता रहे हो रिश्तेदार मुझसे प्यार इतना करते हैं कि दूध तो पीना ही पड़ेगा। प्यार शब्द का भी अपमान कर दो बिल्कुल। तो स्वार्थ की तरफ, चाहे वो पैसा हो, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो। अब मतलब मेरा स्वार्थ ये है कि मेरा जो मैं सोचती हूँ, मेरा घर ऐसा हो, मेरा हस्बैंड ऐसा हो या मेरा बच्चा ऐसा हो, वो है। बट अगर मेरी कहने से थोड़ा बहुत चेंजेस आते भी हैं घर में कि चलो हम नहीं पिएंगे, या तुम ये मत खाओ, या फिर तुम लेट नाइट पार्टीज मत करो, मेरे कहने से चलो होता है। पर फिर क्या नहीं, मेरी इज्जत या मेरे बॉसेस में इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग पार्टीज करते हैं बाहर जाके। तो एक वो तंत्र बना है क्योंकि तुमको एक स्टेटस मिला हुआ है, क्योंकि तुम अपने ऑफिस में बड़े लोगों के साथ बैठते हो, पार्टीज करते हो, इसीलिए तुम्हें एक बहुत अच्छा माहौल मिला हुआ है। जिस कंपनी में ऐसा नहीं होता था, वहां तुम रोज रिजाइन करना है, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो बॉस को मार दूंगा, ये कर दूंगा, और उसका ऐसा घर पे भी होता था। अब वो कहीं ना कहीं फायदा उनको उससे मिल रहा है, उससे मुझे फायदा मिल रहा है, और कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट हम लोगों ने बिना कहा एक एग्रीमेंट सा कर लिया है कि चलो ठीक है तुम पार्टी कर लो, मैं भी साथ दे दूंगी। तो ये तो मतलब बस स्वार्थ तो चले गई ना ऐसे, इसको कैसे वो कर सकते हैं? अब एक स्वार्थ का ये एंड ये थोड़ा सा ये हुआ कि चलो तुम्हें आचार्य जी क्या जाना है तो तुम आचार्य जी क्या चले जाओ, मैं बच्चे को लेके मूवी चला जाता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं इस चीज को कैसे वो कर दूं कि फायदा तो मेरा भी है, वैसे तो रोटी तो मेरी भी चल रही है उससे। बंदर ने सुराही में मूंगफली देखी और उसने कहा मेरा स्वार्थ है मूंगफली निकालने में, तो सुराही में उसने हाथ डाल दिया और मूंगफली पकड़ ली, और स्वार्थ तो उसका पूरा मूंगफली खाने में ही है। दिक्कत यह है कि आप जिसे अपना स्वार्थ समझते हैं उसमें आपका स्वार्थ है ही नहीं। आपकी जो स्वार्थ की परिभाषा है उसमें आपका हित नहीं है। स्वार्थ माने यही ना कि तुम्हारा भला होगा, जहां तुम सोचते हो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा भला वहां है ही नहीं। बंदर सोच रहा है सुराही में भलाई है, सुराही में भलाई नहीं है। तो दुनिया में सब लोग अपने अपने हित के लिए ही निकले पड़े हैं कि मैं भी अपना भला कर लूं, मैं भी अपना भला करूं, मेरी बेहतरी हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए। पर जहां तुम सोच रहे हो तुम्हारी भलाई है, तुम्हारी बेहतरी है, तुम्हारी तरक्की है, वहां तुम्हारे लिए दुख है बस। ये बात तुमको या तो समझ में आती नहीं या बहुत देर से समझ में आती है। स्वार्थ बुरी बात नहीं है अगर तुम समझ सको वाकई कि तुम्हारा स्वार्थ है कहां पर, असली स्वार्थ तुम्हारा कहां है। बंदर को ही समझ में आ जाए कि उसका असली हित मुट्ठी बांधने में नहीं, मुट्ठी खोल देने में है, तो बहुत बढ़िया बात। पर ये बात उसको समझ में नहीं आती ना। स्व अर्थ, अर्थ माने हित। हित, हित अपना पता तो करो। हम पता क्यों नहीं कर पाते? चलो अब इस पर आते हैं। उसकी वजह भी ये है, खोपड़ा। ये हित में और प्रियता में, जो तुम्हें अच्छा लगता है, उसमें अंतर नहीं कर पाता।
ये नहीं जान पाता कि मीठा क्या है और हितकर क्या है। मिठाई मीठी है पर हितकर नहीं है, और ये जानने के लिए ये खोपड़ा कंडीशन नहीं है। इसको ये पता है कि जो मीठा है वही अच्छा है, जबकि बात ऐसी है नहीं। अक्सर बल्कि ज्यादातर समय जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हारे लिए खराब होगा। तो पुराने लोगों ने तो तुम्हें नियम ही दे दिया कि अगर कुछ अच्छा लग रहा है, अगर मन किसी और को जा रहा है तो तुरंत थम जाओ, संभावना यही है कि गलत दिशा जा रहे हो। और अगर कुछ बुरा लग रहा है तो तत्काल उसको खारिज मत कर दो, संभावना यही है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। और उन्होंने यह भी बता दिया कि जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा सावधान रहना, क्योंकि वो तुम्हें शुरू में बुरा ही लगेगा। चाहे वो जिमिंग हो, चाहे डाइटिंग हो, चाहे आचार्य जी हो, जो भी चीज तुम्हारे वाकई भले की होती है, हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें बुरी ना लगे, वो तुम्हें बुरी लगेगी ही लगेगी। और जो कुछ तुम्हारे लिए अनर्थकारी होगा वो तुमको शुरू से ही बड़ा प्यारा लगेगा। असल में आदमी को बेवकूफ बनाने का सुंदर तरीका ही यही है, उसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी चीजें दो, उसे बहलाओ फुसलाओ, उसे जरा सहला सहला के बात करो और कहे बहुत बढ़िया, आहा क्या बात। बंदर को हड़काओगे तो उसे थोड़ी पकड़ पाओगे। बस ये सूत्र अच्छे से याद रखना। बंदर को हड़काओगे तो थोड़े पकड़ पाओगे, बंदर को पकड़ना है तो उसे मूंगफली खिलाओ। कोई बेवकूफ ही शिकारी होगा जो अपने शिकार को हड़काए। हिरण मारना और हिरण को हड़का रहा है, तू आ इधर आज मारता हूं तुझको। हिरण के बच्चे दल कच्चे। तो इससे तुम्हें एक और सूत्र पता चलता है, जो तुम्हें बहुत प्यार से बहलाए फुसलाए, जो तुमसे मीठी मीठी बातें करे, प्यारी प्रिया ओ डार्लिंग, समझ लो कि मामला गड़बड़ी होने वाला है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र में कहते हैं, कबूतरों का एक झुंड जिसका सरदार था चित्रगीर उड़ा जा रहा था, और उनको देखकर आखिटक ने नीचे जाल बिछा दिया और चावल के कुछ दाने बिखरा दिए। और कबूतरों में से 2-4 युवा कबूतरों ने कहा, हे सरदार चित्रग्रीव, देखिए ना मोतियों जैसे कितने महीन, श्वेत और सुंदर सूर्य की रोशनी में झिलमिल चावल के ये दाने पड़े हैं, क्यों ना हम जाएं और इनका रसास्वादन करें। चित्रग्रीव ने कहा, हे युवा कबूतरों, युक्तिपूर्ण सिद्धांत है, विद्वानों का मत है कि जहां कहीं कुछ बहुत आकर्षक दिखता हो, मीठा दिखता हो, वहीं पर मृत्यु है। लेकिन युवा कबूतर ना माने, उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था, और वो फिर फंस गए। आगे की कहानी आपने दूरदर्शन पर देखी ही होगी। दूर कहीं कबूतरों का दोस्त एक चूहा रहता था। चित्रग्रीव ने कहा, हे कबूतरों, तुम फंस गए हो और अकेले अकेले तुम अब मुक्त न हो पाओगे, परंतु एकता में शक्ति है। सब एक साथ पंख फड़फड़ाओ और जाल लेके उड़ जाओ। और सारे कबूतर जाल को एक साथ लेके उड़ गए। आखिर तक हैरान हो, निराश हो, हताश हो, अपने भागे को उसता कुछ देर तक उनके पीछे पीछे भागा, फिर गिर के थम गया। ये कोई आज की बात? वो कबूतर तुम ही तो हो,
सुनने को तैयार नहीं, चित्रग्रीव बोले जा रहा है, तुम अपनी चला रहे हो। किसी को जहर भी देना होता है तो मिठाई में मिला के देते हो। ये थोड़ी करते हो कि गए और कमोड में जहर डाला है कि अब ये मर जाएगा। ऐसे मरता है कोई? किसी के घर जहर लेके गए और बताया गया था कि वो एक सफेद सफेद चीज होगी, उसका ढक्कन खोलना और अंदर जो कुछ हो उसमें जहर मिला देना। अब बताया गया था कि फ्रिज का दरवाजा खोलना और अंदर मिठाई होगी उसमें जहर मिला देना। तो गए, कमोड का ढक्कन उठाया और नीचे टट्टी थी, उसमें जहर मिला दिया, सोचा अब ये मरेगा। किसी को मारने के लिए भी मिठाई चाहिए, मिठाई। मधुमेह होता है ना, कटुमेह तो नहीं होता कि होता है? मधुमेह होता है, कटुमेह नहीं होता कि इन्होंने नीम ज्यादा खाई थी इसीलिए अब ये मरेंगे। मीठे से बचना, शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी। मन मिठास के लिए बड़ा उतावला, और कोई कड़वा बोल दे तहां पट 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 आंसू। खास तौर पे आप अगर देवी जी हैं, पूछो ही मत। और मीठा बोल के चाहे लूट लो। ये सूत्र तुम जाकर के पूछो ज्वेलर्स से, सुनारों से, साड़ी बेचने वालों से, चूड़ी बेचने वालों से, ब्यूटी पार्लर वालों से। द पावर ऑफ सुक्रोज, मीठे की ताकत।